मायके की बेचैनी रातें वर्सेस ससुराल में सुकून भरी रात। कौन है वहाँ? कौन है? बोलो। अरे बेटा, क्या हो गया? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? माँ, अजीब लग रहा है, बहुत डर सा, घबराहट सा। अरे देख तो कितना भीग गई है पसीने से। इस ठंडे मौसम में भी तुझे बेचैनी क्यों हो रही है? पता नहीं माँ, क्या हो रहा है। रुक, मैं खिड़की खोल देती हूँ, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा लगेगा। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ी राहत हुई इन ठंडे झोंकों की वजह से। मैं बगल में कमरे में ही हूँ बेटा, कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा देना। मैं जा रही हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद। कौन है? कौन है वहाँ खिड़की के पास? कौन है? क्या हो गया बेटा? पापा, ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई था। माँ को कहो ना आज मेरे पास ही सो जाए। लो पानी पियो, घबराओ नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं। चल मैं तेरे पास सो जाती हूँ। जिसके बाद मोहिनी अनन्या के कमरे में ही रुक जाती है। अगली सुबह। बाबा, पता नहीं क्यों बहुत देर से थकान लग रही है। पूरी रात तो मैं इतने चैन से सोई हूँ, फिर भी शरीर टूटा सा लग रहा है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा जल्दी कर, कॉलेज का समय हो रहा है। जी माँ। अनन्या नहाकर तैयार होती है और बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। अनन्या, बोर्ड पर आओ और ये सवाल हल करो। जी सर। सर मुझसे नहीं हो रहा। क्या बात है अनन्या, पहले तो तुम क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सॉरी सर। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो ऐसे ही पीछे रह जाओगी। जाओ अपनी सीट पर बैठो। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। अनन्या चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। क्या हुआ तुझे? आजकल तो बहुत गुमसुम रहने लगी है। कुछ नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों बाहर निकलती हैं। अब बता भी दे, आखिर बात क्या है? हम तेरी दोस्त है। पता नहीं, हर रात मुझे अजीब सी घबराहट होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे आसपास है। बस इतनी सी बात। रात को हॉरर मूवी कम देखा कर, वही सब तेरे दिमाग में घूमता रहता है। और आहट वाहट सुनाई देती होगी। भूत भूत कुछ नहीं होता शायद। दोनों उसकी बात को मजाक में उड़ा देती हैं। अनन्या चुप हो जाती है। मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। शाम होते होते अनन्या घर लौट आती है। आज जल्दी खाना बना देती हूँ। मोहिनी, मेरी दवा ला देना। अभी लाई। मोहिनी दवा लेकर राम के कमरे में जाती है। इन दवाइयों के बिना तो अब गुजारा नहीं होता। समय से दवा लेते रहा करो, आपकी सलामती ही हमारे लिए बहुत है। अनन्या को दूध देकर आती हूँ। मोहिनी वापस रसोई में आती है। अरे, अभी अभी ऐसा लगा जैसे कोई यहीं से गुजरा है। शायद मेरा वहम होगा। बेटा दूध पी ले। रख दीजिए माँ। पूरा पीना। जी। दूध पीकर अनन्या सो जाती है। रात के ठीक 2 बजे। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। फिर वही बेचैनी। कौन है? वो डर के मारे चुपचाप रजाई में दुबक जाती है। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। मम्मी, पापा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ अनन्या? कोई कोई मेरे ऊपर था। कैसी बातें कर रही है? बेटा तेरा वहम होगा, परेशान मत हो। शायद तेरी बहन की याद आ रही होगी, इसलिए ऐसा लग रहा है। पता नहीं, लेकिन दूध पीने के बाद भी नींद नहीं आती। बहुत अजीब लगता है। देख कितना पसीना आ रहा है। आराम से सो जा बेटा। मैं यहीं बैठी हूँ। अगली सुबह। पता नहीं क्यों दिल बहुत जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत भारी हो रखा है। आंखें भी नहीं खुल रही। पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों होती है। क्या हुआ बेटा? पापा, आजकल नींद पूरी नहीं होती, कुछ अच्छा नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा। पापा, कहीं मेरा पुनर्जन्म तो नहीं है? अरे पगली। कुछ भी सोच लेती है। मुझे तो सच में ऐसा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेटा तेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है। अभी निकलना पड़ेगा। बेटा जब कॉलेज से आएगी तब चाची तुझे खाना दे देगी, आराम करना, ठीक है माँ? दोनों नानी से मिलने चले जाते हैं और अनन्या कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोपहर में कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। आज बहुत कमजोरी लग रही है। अनन्या धीरे धीरे घर पहुंचती है। चाची, मैं आ गई। आ गई महारानी। चाची, माँ ने कहा था कि आप खाना दे देंगी। खाना? पहले घर का सारा काम कर, उसके बाद खाना मिलेगा। लेकिन चाची मैं कॉलेज से अभी आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। थक गई है, हम लोग क्या आराम करते हैं? मीनल, रहने भी दो, बच्ची अभी कॉलेज से आई है।
आप बीच में मत बोलिए, हर बात में इसका पक्ष लेते रहते हो। चाची मैं थोड़ा आराम कर लूं फिर काम कर दूंगी। नहीं, अभी करेगी। मुझसे अभी नहीं होगा। अच्छा, अब तो मुझे जवाब देने लगेगी। मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला। चल मेरे साथ। मीनल गुस्से में अनन्या का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाती है। चाची कहाँ ले जा रही हैं? आज तुझे तेरी जुबान का मजा चखाती हूँ। दोनों छत पर पहुंच जाती हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चाची बारिश आने वाली है, तो आने दे। तभी तेज हवा चलने लगती है। जब तू जवाब देती है घर का काम नहीं कर सकती तो तेरे लिए यही सजा है। चाची प्लीज ऐसा मत कीजिए, यहीं खड़ी रह। मीनल नीचे उतरती है और छत का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। चाची दरवाजा खोलिए, चाची प्लीज। जब तक अक्ल नहीं आएगी यहीं रहेगी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है। तेज हवा के साथ बारिश और भी बढ़ जाती है। चाची मुझे नीचे जाने दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। खड़ी रह वहीं। कई घंटे बीत जाते हैं। अनन्या लगातार बारिश में भीगती रहती है। मम्मा मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर भी बहुत भारी लग रहा है। उसका शरीर बुखार से तपने लगता है, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है। मीनल, अब तो उसे नीचे बुला लो। अभी नहीं। शाम होने लगती है। बारिश अब भी जारी थी। मम्मी, पापा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। होंठ भी ठंड से नीले पड़ने लगे थे। लगता है अब इसके मम्मी पापा आने ही वाले होंगे। अब इसे नीचे ले चलती हूँ। मीनल छत का दरवाजा खोलती है। अरे बेटा चल नीचे आजा। जी। चल जल्दी कपड़े बदल ले, फिर तुझे गर्मा गर्म खाना देती हूँ। जी चाची। अनन्या कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे नीचे उतर जाती है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर गाड़ी रुकती है। अनन्या बेटा। कैसी है मेरी बेटी? मम्मी याद आ रही थी आपकी बहुत। अरे इससे तो बहुत तेज बुखार है। ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं भैया, शायद कॉलेज से आते समय बारिश में भीग गई होगी। हाँ, वरना तेज बुखार कैसे होगा? बेटा तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? कुछ नहीं माँ, इतने के लिए आपको परेशान करना ठीक नहीं था ना। चल पहले दवा लेते हैं। हाँ बेटा आराम कर। अनन्या एक बार चाची की तरफ देखती है। मीनल उसे चुप रहने का इशारा करती है। अनन्या बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली जाती है। रात का समय है। अनन्या अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में मोहिनी और राम धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं। सुनिए जी, मुझे आजकल अनन्या की हालत देखकर बहुत डर लगने लगा है। न ठीक से खाती है, न ठीक से सोती है। हर रात घबरा कर उठ जाती है। कहीं बचपन से जो हुआ था उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं मोहिनी, ऐसा मत सोचो। उसकी जिंदगी अलग चल रही है और वहां की जिंदगी अलग चल रही है। दोनों का अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी बात उसका पीछा नहीं छोड़ रही। कुछ बातें समय के साथ दफन हो जाती हैं। हमें भी उन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। कहीं देवर जी की वजह से तो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, पहले वो गैंगस्टर जरूर थे, लेकिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वो पहले वाले इंसान नहीं रहे। और जो प्रॉपर्टी का मामला था जब वही नहीं रही तो मसला कैसा। बस अब इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना। ठीक है, लेकिन मन में डर फिर भी बना रहता है। उसी समय दूसरे कमरे में चिराग और मीनल भी धीमी आवाज में बातें कर रहे होते हैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर भैया ने अपनी बेटी हमें दे दी होती तो आज किसी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। हम दोनों के तो बच्चे हो नहीं सकते थे। भैया चाहे तो दूसरा बच्चा कर सकते थे, लेकिन कोई अपनी औलाद किसी को क्यों देगा? जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अब देखो उनकी बेटी हर समय परेशान रहती है, न चैन से सोती है न चैन से खाती है, हर वक्त डरी सहमी रहती है। हाँ। शायद किस्मत भी कभी कभी हिसाब बराबर करती है। कुछ राज राज ही अच्छे लगते हैं। अरे और कुछ बात है, अगर बाहर आ जाए तो कई जिंदगियां बदल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी मुस्कान देते हैं। फिर अगली सुबह। पता नहीं मेरा मन किसी काम में क्यों नहीं लगता। अरे देखो तो राम जी की बेटी कितनी बुझी बुझी से रहने लगी है। हाँ, पहले तो पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा हंसती थी। मैंने कई रात इसके कमरे से रोने और चीखने की आवाजें सुनी है। मुझे तो इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये पागल हो रही है। पागल जैसी क्या, देखो कैसे अकेली बैठी रहती है। रात रात भर इनके घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आप लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं? अरे नहीं भाभी जी, हम तो बस इसकी तबीयत की चिंता कर रहे थे। भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए।
जी धन्यवाद। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अभी अभी तो कोई यहाँ से गया। उसे कमरे के बाहर एक काला साया जाता हुआ दिखाई देता है। कौन है? कौन है वहाँ? बाहर कोई नहीं होता। क्या फिर से मुझे वही वहम होने लगा है? रात को खिड़की के पास भी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। वो डरकर पर्दा बंद कर देती है। कुछ दिन बाद मम्मी देखो, मैं आज कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। इतने सारे सूट, ड्रेस और साड़ियाँ खरीदी है। अरे वाह बेटा, आज तो पूरी दुकान ही खरीद लाई हो लगता है। मम्मी अभी पहन कर दिखाती हूँ, आप बताना कि कौन सा आउटफिट सबसे अच्छा लग रहा है। अभी नहीं बेटा, मुझे पहले रसोई का काम खत्म कर लेने दे, बाद में आराम से देखेंगे। ठीक है मम्मी, अब फिर बाद में दिखाऊंगी। रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। चलो सब सो गए, अब आराम से सारे नए कपड़े पहन कर देखती हूँ। वो एक एक करके सभी नए आउटफिट पहनती है, आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती है और मोबाइल से तस्वीरें खींचने लगती है। वाह, ये फोटो तो बहुत अच्छी आई है, इसे तो मैं जरूर सेव करूंगी। तभी उसकी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उसे महसूस होता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर लगातार उसे देख रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ती है। तभी एक काली परछाई तेजी से खिड़की के पास से गुजरती हुई दिखाई देती है। नहीं, फिर वही साया। वो तुरंत खिड़की बंद कर देती है, फिर कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। डर के मारे सारे नए कपड़े उतारकर वापस अलमारी में रख देती है और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बेटा, ये दूध पी लो, फिर आराम से सो जाना। जी चाचा, धन्यवाद। अनन्या रोज रात दूध पीकर सो जाती, लेकिन लगभग हर रात 2 या 3 बजे उसकी नींद खुल जाती। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। फिर वही बेचैनी, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई हर रात मेरे कमरे में आता है? दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं होती। एक शाम राम घर लौटते हैं। मैं सोच रहा हूँ, अब अनन्या की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद नया माहौल मिलेगा तो उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी, वो अपने घर में खुश रहेगी। हाँ, अब हमें उसके लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। अगले ही दिन से राम और मोहिनी अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगते हैं। सुना है राम जी अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। भगवान करे लड़की खुश रहे, बहुत दुख झेल चुकी है। उधर चिराग और मीनल आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। अच्छा है, इसकी शादी हो जाएगी। हाँ, कुछ राज ऐसे ही दफन रहेंगे। तभी पीछे से अनन्या आ जाती है। कौन सा राज चाचा? अरे कुछ नहीं बेटा, हर बात बच्चों को बताई नहीं जाती। अच्छा। अनन्या चली जाती है, लेकिन उसके मन में ये बात घर कर जाती है। कुछ दिनों बाद राम की मुलाकात राजीव और उसके परिवार से होती है। राजीव और उसका परिवार बहुत अच्छा है, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आया। राजीव भी पढ़ा लिखा है, समझदार है। मुझे भी रिश्ता पसंद है, मुझे लगता है हमारी अनन्या के लिए राजीव बेस्ट रहेगा। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है और धूमधाम से अनन्या और राजीव की शादी हो जाती है। विदाई के बाद अनन्या अपने नए घर पहुंचती है। विशाल हवेली देखकर वो घबरा जाती है। इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूंगी? छोटे से घर में तो मुझे घुटन होती थी, यहाँ तो मैं और भी डर जाऊंगी। क्या सोच रही हो बेटा? ये घर अब तुम्हारा अपना घर है। सुषमा अनन्या का गृह प्रवेश करवाती है। भाभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको इस घर का हर एक कोना अपना लगने लगेगा। रात को अनन्या कमरे में जाती है। वो थोड़ी डरी हुई होती है। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। पता नहीं, मुझे हर रात डर लगता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी बात की चिंता मत करो। राजीव प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रखता है, उसके बाल सहलाता है और धीरे धीरे उसे सुला देता है। कई महीनों बाद पहली बार अनन्या बिना डरे पूरी रात गहरी नींद सोती है। अगली सुबह, अरे आज तो मेरी नींद सीधे सुबह खुली, रात में 2 बजे भी नहीं जागी। उसी दिन पहली रसोई की रस्म होती है। बेटा अगर थक गई हो तो रहने दो, काम करने की कोई जल्दी नहीं है। नहीं माँ जी, मैं आपकी और राधिका की मदद से हलवा बना दूंगी। तीनों मिलकर हलवा बनाते हैं। जब पूरा हलवा परिवार खाता है तो सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, बहू बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। मैंने कहा था ना, हमारी भाभी सबसे अच्छी है। धीरे धीरे अनन्या पूरे परिवार के साथ घुलने मिलने लगती है। उसका डर कम होने लगता है। उस रात राजीव कमरे का एसी 16 डिग्री पर चलाता है। प्यार से अनन्या को कंबल उड़ाता है और उसे अपने पास सुला लेता है। अगली सुबह अनन्या मुस्कुराते हुए उठती है। कमाल है, अब तो मैं रात को सोती हूँ और सीधे सुबह खुलती है। 2-3 बजे उठने का सिलसिला जैसे खत्म सा हो गया है। आखिर ऐसा बदलाव कैसे आ गया?
लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। अनन्या अब अपने ससुराल में पहले से कहीं ज्यादा सहज महसूस करने लगी थी। एक शाम, अनन्या, आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, शायद आने में थोड़ी देर हो जाए। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। आप आराम से काम खत्म करके आइए। अरे खाना मेरे साथ ही खाना। ठीक है। रात गहराने लगी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं पूरे घर में घूम रही थी। अनन्या हॉल में बैठकर राजीव का इंतजार करते करते सो जाती है। रात के लगभग 1 बजे। अरे, यहीं सो गई। राजीव धीरे से उसके ऊपर कंबल डाल देता है। वो उसके चेहरे को गौर से देखता है। नींद में भी उसके चेहरे पर हल्का डर साफ दिखाई दे रहा था। अब तो मैं किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो प्यार से अनन्या का सिर अपनी गोद में रखकर उसके बाल सहलाने लगता है। बेटा आ गया, चलो खाना लगा देती हूँ। मम्मी, इसने खाना नहीं खाया? नहीं बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमने बहुत कहा लेकिन मानी ही नहीं। पागल लड़की। राजीव धीरे से अनन्या को जगाता है। अनन्या, उठो, खाना खा लो। आप आ गए? हाँ, अब चलो खाना खाते हैं। सुषमा गरम गरम खाना परोसती है। आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। सब देख रहे हैं। देखने दो, पति पत्नी का प्यार ही तो है। राजीव प्यार से अपने हाथों से अनन्या को खाना खिलाता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पता है, पहले मुझे बारिश से बहुत डर लगता था। हर बारिश मुझे बेचैन कर देती थी। और अब यही बारिश सबसे प्यारी लगती है। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। सच कहूँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। खाना खत्म होने के बाद दोनों कमरे की ओर चले जाते हैं। बहू, ये लो बादाम वाला दूध। नहीं माँ जी, मैं दूध नहीं पी पाऊंगी। क्यों बेटा? पता नहीं क्यों दूध पीकर सोने से मुझे हमेशा बेचैनी होती थी। अरे, ऐसा कुछ नहीं होता, पी लो, अच्छी नींद आएगी। नहीं, सच में। अरे, आज मेरी बात मान लो। राजीव प्यार से गिलास उसके हाथ में देता है। ठीक है, सिर्फ आपकी बात मानकर पी रही हूँ। वो पूरा दूध पी लेती है। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह। अजीब बात है, यहाँ दूध पीकर तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन मायके में जब चाचा रात को दूध लाकर देते थे तो वही दूध पीने के बाद मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी। क्या रोज वही चाचा दूध लेकर आते थे? हाँ, बचपन से हमेशा वही लाते थे। राजीव पहली बार गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ दिन बाद अनन्या के फोन की घंटी बजती है। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप लोग कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा। अब तुम्हारे पग फेरे की रस्म भी बाकी है, तुम दोनों आज ही माँ के आ जाओ। जी माँ, मैं अभी आ जाती हूँ। फोन रखने के बाद अनन्या अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मम्मी जी का फोन आया था, उन्होंने पग फेरे के लिए बुलाया है। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तुम्हारा घर है, वो भी तुम्हारा घर है, आराम से जाओ। कुछ देर बाद राजीव और अनन्या मायके के लिए निकल जाते हैं। अरे दामाद जी, आइए आइए, आज तो घर में रौनक आ गई। मेरी बेटी भी कितनी खिल गई है। पूरा दिन हंसी खुशी बीत जाता है। अनन्या, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। शाम तक वापस आ जाऊंगा और तुम्हें लेकर चलेंगे। ठीक है। लेकिन काम उम्मीद से ज्यादा लंबा हो जाता है। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अनन्या, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम आज यहीं रुक जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। रात के लगभग 2 बजे पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक अनन्या की आंख खुल जाती है। फिर वही बेचैनी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके कमरे के सामने से गुजरा हो और स्टोर रूम की तरफ चला गया हो। कौन है? वो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकलती है। स्टोर रूम की लाइट जल रही थी। इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। अंदर कोई नहीं होता। अभी तो कोई यहीं था। डर के मारे वो तुरंत अपने कमरे में लौट आती है और रजाई ओढ़कर किसी तरह सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह। क्या हुआ, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। कल रात फिर वही हुआ था। किसी को स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा। मैं अंदर गई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन दोनों ससुराल लौट आते हैं। रात में राजीव, मायके में हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता था। बचपन से हर रात मुझे लगता था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। बचपन से? हाँ, और सबसे ज्यादा डर मुझे उसी घर में लगता था। इसका मतलब ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ मायके चलूंगा। अगर सच में कुछ है तो इस बार पता लगा कर रहेंगे। कुछ दिन बाद दोनों दोबारा मायके पहुंचते हैं। अरे दामाद जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। आज तो यहीं रुकिए। जी, आज पूरी रात यहीं रुकेंगे। रात के लगभग 2 बजे। राजीव, उठो। क्या हुआ? देखा, 2 परछाइयां अभी अभी स्टोर रूम की तरफ गई हैं।
चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की लाइट पहले से जल रही थी। लगता है अभी अभी कोई यहाँ था। दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी राजीव की नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ती है। अनन्या, ये देखो। संदूक खुला हुआ था। उसके अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ आधे जले हुए खत, एक पुरानी तस्वीर रखी थी। ये सब यहाँ कैसे? अभी इन्हें यहीं मत खोलो, अपने कमरे में चलते हैं। दोनों सारी चीजें चुपचाप अपने कमरे में ले आते हैं। अगली सुबह बिना किसी को बताए दोनों ससुराल लौट जाते हैं। कमरे में पहुंचकर दोनों सबसे पहले डायरी खोलते हैं। इसमें तो सिर्फ एक पता लिखा है। ये पता हमारे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। अब दोनों आधे जले हुए खत खोलते हैं। मेरी बेटी। आगे का नाम पूरी तरह जल चुका था। और ये तस्वीर में दो बिल्कुल एक जैसे नवजात बच्चे दिखाई दे रहे थे। नीचे जन्म तिथि लिखी थी 1 जनवरी 2002। ये तो मेरी जन्म तिथि है। लेकिन तस्वीर में दो बच्चे हैं। तो दूसरा बच्चा कौन है? हो सकता है वो तुम्हारा जुड़वा भाई हो या तुम्हारी जुड़वा बहन। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अनन्या की बेचैनी के पीछे कोई बहुत बड़ा और वर्षों पुराना राज छिपा हुआ है। क्या सच में अनन्या का कोई जुड़वा भाई या बहन है? आखिर वो कौन सा ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से अनन्या बचपन से अपने मायके में हर रात बेचैन रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। अनन्या अपने ससुराल में अब पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। सुषमा, कमलेश और राधिका उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात, वो अब हर रात बिना किसी डर के बेचैनी के गहरी नींद सोने लगी थी। बहू, तुम्हारे आने से इस घर की रौनक ही बदल गई। अब तो लगता है जैसे हमारी बेटी वापस आ गई हो। माँ जी, आपने मुझे कभी बहू समझा ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया। शायद इसी प्यार ने मेरी सारी बेचैनी दूर कर दी। बेटी, जिस घर में अपनापन होता है वहां डर अपने आप खत्म हो जाता है। उसी शाम राजीव उम्मीद से काफी पहले ऑफिस से घर लौट आता है। इतनी जल्दी क्या बात है? अनन्या, जल्दी तैयार हो जाओ। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हमारा इंतजार कर रहा है। क्या? उस डायरी वाले पते पर? बिल्कुल। कुछ देर बाद दोनों कार से डायरी में लिखे पते की ओर निकल जाते हैं। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही अनन्या कार से उतरती है, गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे आराध्या बेटा, तू आ गई? 4 दिन से कहाँ गायब थी? हम सब कितने परेशान थे। जी, आप शायद किसी और को समझ रही है। मेरा नाम अनन्या है। अरे भाई, क्या कह रही है बेटा? तू तो हमारी आराध्या है। बेटिया, मैं तो डर गई थी, लगा कहीं उन लोगों ने तुझे कुछ कर तो नहीं दिया। अनन्या और राजीव एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। राजीव, ये सब मुझे आराध्या क्यों समझ रहे हैं? लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। तभी गांव का एक लड़का उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा करता है। अगर आपको जवाब चाहिए तो बाबा के पास जाइए। दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जहां एक 75 वर्षीय वृद्ध चारपाई पर बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे आ गई, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम जरूर आओगी। आप मुझे जानते हैं? हाँ, लेकिन तुम आराध्या नहीं हो। क्या मतलब? तुम आराध्या की जुड़वा छोटी बहन अनन्या हो। यह सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मेरी कोई जुड़वा बहन भी है? बाबा, कृपया अब कुछ मत छुपाइए। हम सच जानने बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, हाँ, अब समय आ गया है, तुम सब कुछ जान लो। 24 साल पहले। बाबा, मेरी मदद कीजिए। अरे राम, क्या हुआ? अस्पताल में मेरी जुड़वा बेटियां हुई हैं, लेकिन मेरी एक बेटी की जान खतरे में है। किससे? तभी दूसरा दृश्य दिखाई देता है। भैया, अपनी बेटी बड़ी मुझे दे दो। कभी नहीं। अगर मुझे नहीं दी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी औलाद कोई किसी को नहीं देता। उसी रात राम चोरी छिपे अपनी एक बच्ची को लेकर बूढ़े काका की झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। बाबा, ये मेरी अमानत है, इसे अपनी बेटी समझकर पाल लीजिए। जब तक खतरा न टल जाए इसकी पहचान किसी को मत बताइए। चिंता मत करो राम, आज से ये मेरी भी बेटी है। तब से मैंने आराध्या को अपनी बेटी बनाकर पाला, लेकिन 4 दिन पहले कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। लगता है चिराग को उसके जिंदा होने का सच पता चल गया है। इसका मतलब मेरी सारी बेचैनी, मेरी सारी तकलीफ।
अब सब समझ में आ रहा है, तुम्हारे चाचा चाची ही इसके पीछे थे। हाँ, चाचा ही मुझे रोज रात को दूध देते थे और उसके बाद मुझे घबराहट होती थी। चाची भी हमेशा मुझे डराती और परेशान करती थी। अब एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले आराध्या को ढूंढेंगे। अनन्या और राजीव पूरे दिन आसपास के गांवों में आराध्या को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। राजीव, कहीं दीदी को उन लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया? नहीं अनन्या, मेरा दिल कहता है कि वो सुरक्षित है, हमें बस उसे ढूंढना है। तभी एक पुराने कुएं के पास राजीव की नजर एक मुड़ी हुई चिट्ठी पर पड़ती है। अनन्या, ये देखो। अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहती है तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वाले गांव के पुराने शिव मंदिर के पीछे आज रात ठीक 12 बजे आ जाना। अकेले मत आना, लेकिन किसी पर भरोसा भी मत करना। ये जरूर आराध्या दीदी ने लिखा होगा। हो सकता है, लेकिन ये जाल भी हो सकता है, फिर भी हमें जाना होगा। रात के 12 बजे तेज हवा चल रही थी, मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजीव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। तभी मंदिर के पीछे से एक लड़की धीरे धीरे बाहर आती है। अनन्या दीदी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। जल्दी चलो, यहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं है। चाचा ने अपने गुंडे मेरे पीछे लगा रखे हैं। चलो तुरंत कार में बैठो। तीनों कार में बैठते हैं, तेजी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में 2 गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। भागने मत देना, आज दोनों बहनों का काम खत्म कर दो। राजीव, वो लोग हमारे पीछे हैं। घबराओ मत, सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। पीछा तेज होता जाता है, लेकिन किसी तरह राजीव कार पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। क्या बात है? सर, इन दोनों बहनों की जान खतरे में है, इनके चाचा इन्हें मरवाना चाहते हैं। मैं कई दिनों से छिपती फिर रही हूँ और मैं बचपन से बिना वजह डर और बेचैनी में जी रही हूँ। पुलिस तुरंत राम और मोहिनी को बुलाती है। अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। राम अपने बैग से एक पुरानी वीडियो कैसेट निकालते हैं। इसमें सबूत है कि मेरी बेटियों की जान को किससे खतरा था। पुलिस कैसेट चलाती है। पिताजी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होने वाली संतान के नाम करके अच्छा नहीं किया। तुम्हारी कोई संतान नहीं है चिराग, तुम गलत लोगों के साथ रहते हो। अगर सारी संपत्ति तुम्हें मिलती तो तुम सब बर्बाद कर देते। मैं ये सब कभी नहीं होने दूंगा, समझ जाओ चिराग। याद रखना, तुम्हारी संतान इस दुनिया में सुरक्षित नहीं रहेगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी एक बेटी को छिपा दूं, ताकि कम से कम वो सुरक्षित रहे। अब मामला बिल्कुल साफ है। पुलिस तुरंत चिराग और मीनल को गिरफ्तार कर लेती है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाचा जी, आपने सिर्फ हमें सताया नहीं, आपने हमारा पूरा बचपन छीन लिया है। मैं 24 साल अपने असली परिवार से दूर रही, सिर्फ आपके लालच की वजह से। क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कोई अपने ही भाई की बेटियों की जान का दुश्मन बन जाता है? अगर आपने अपनी एक बेटी मुझे दे दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अपनी संतान कोई किसी को नहीं देता। अगर तुम्हें बच्चे नहीं थे तो उसका दर्द समझ सकता था, लेकिन किसी की औलाद छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। इन्हें ले जाइए। पुलिस चिराग और मीनल को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। कुछ देर बाद, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तू हमेशा हमारे साथ हमारे इसी घर में रहेगी। मेरी दोनों बेटियां आज फिर मेरे पास है। अब कोई भी हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। पापा, मैंने इस पल का पूरे 24 साल इंतजार किया है। आज सच में हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया और अब आराध्या सिर्फ उनकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है और हमेशा रहेगी। अरे अब इस परिवार की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। कुछ महीनों बाद दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आराध्या अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। अनन्या अपने ससुराल में प्यार, सम्मान और अपनों के साथ नई शुरुआत करती है। दोनों बहनें अक्सर मिलती हैं और खूबसूरत यादें बनाती हैं। आखिरकार बिछड़ा हुआ परिवार एक बार फिर से एक हो जाता है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खुशियों से भर जाती है। अगर आपको सालों बाद पता चले कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।